पुनर्जन्म के बाद एक लड़की के लिए सबसे पहला काम यही होता है कि वह नदी के किनारे एक ऐसे पुरुष को ढूंढे जो उससे बेहद प्यार करता हो और अपनी पहली रात को उसे विषमुक्त करने में लगा दे। आखिरकार वह जानती है कि उस पुरुष की असली पहचान वर्तमान युवराज है। जब तक वह इस बात का फायदा उठा सकती है कि वह आज अपने बच्चे के साथ गर्भवती है, वह न केवल ढेर सारा सोना पा सकती है बल्कि एक कुलीन युवराज भी कहला सकती है। पिछले जन्म में उसने बगल में वांग जिनहुआ को उस पुरुष को बचाते हुए देखा था। इस दौरान उन दोनों ने एक खुशहाल और मधुर जीवन भी बिताया, लेकिन उस पुरुष के ठीक होने के तुरंत बाद उसने युवराज की पहचान वापस पा ली। अंत में उसने उसकी जान बचाने के लिए उसे ढेर सारा सोना देकर पुरस्कृत किया। लेकिन वांग जिनहुआ एक प्रेमी है। वह दावा करती है कि उसे सिर्फ लोग चाहिए, पैसे नहीं। आखिरकार उसने अपने जीवन में कभी इतने सुंदर पुरुष के बारे में बात नहीं की। भले ही वह स्त्री अपने पति को सोना लेने के लिए लगातार मनाती रहे, एक निर्दयी पुरुष होने की बात तो दूर, कौन जानता है कि उसका प्रेम दिमाग उसकी बात सुनकर उसे तुरंत मार डालेगा। जमीन की ओर देखती हुई सुनहरी स्त्री अनिच्छा से ही अपनी आंखें बंद कर सकती है। शायद ईश्वर भी यही चाहता है कि वह इस आकाश की दौलत को महसूस करे। इसलिए उसका पुनर्जन्म उस दिन हुआ जब वांग जिनहुआ ने उस पुरुष को पाया था। पिछले जन्म के सोने के बारे में सोचते हुए उसने तुरंत वांग जिनहुआ के सामने उस पुरुष को पकड़ लिया और अपनी मां के रोकने की परवाह किए बिना उसे उससे शादी करनी ही थी। उसे यह भी डर था कि उसे पछतावा होगा और वह उसका बच्चा पैदा करना चाहेगा। लेकिन जल्द ही उस पुरुष का घाव ठीक हो गया और अधीनस्थ को भी उसकी जगह मिल गई। अधीनस्थ ने सुझाव दिया कि वह उस स्त्री को डोट वापस महल में ले जाए ताकि वह बच्चा बन सके, लेकिन पुरुष ने उसका विरोध किया। दरवाजे के पीछे खड़ी स्त्री इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। यह खबर सुनकर वह भी खुश हो गई। आखिर उसे तो सोना ही चाहिए। आदमी चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों न हो, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अप्रत्याशित रूप से महिला इतनी खुश थी कि उसने कोई आवाज भी नहीं निकाली। आदमी द्वारा देखे जाने के बाद महिला को नाटक करना पड़ा कि उसे कुछ पता नहीं है और उसने दरवाजा खोल दिया और गार्ड भी जाने की जल्दी में था। फिर उसने अपने पति से पूछा कि वह रात में क्या कर रहा था। उसे अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर हेयरपिन खरीदने का बहाना बनाना पड़ा। हालांकि वह अपने पति के साथ सहयोग करती दिख रही थी, लेकिन उसने पलटकर देखा और उसे यह पसंद नहीं आया कि वह सिर्फ एक चांदी का हेयरपिन था। अगले दिन महिला अभी भी अपने सपने में सो रही थी। वह उस आदमी की उत्तेजना से जाग गई। वह सोच रही थी कि किसकी लड़की इतनी बदकिस्मत है, लेकिन उसे उसकी सौतेली मां ने शादी के कपड़े पहनाकर कमरे से बाहर निकाल दिया। अप्रत्याशित रूप से यह बदकिस्मत अंडा खुद वह थी। सौभाग्य से उसके पति ने समय रहते ही मेई को रोकने के लिए तीर चला दिया और वह यह भी समझ गई कि आज उस आदमी के लिए अपनी पहचान वापस पाने का दिन था। फिर उसने उस आदमी को सजा दी जिसने उसने दावा किया कि वह आदमी खुद को धोखा दे रहा था और इस दयनीय चाल ने सचमुच उस आदमी की सहानुभूति जीत ली। लेकिन उसे अचानक याद आया कि आखिरी चीज तो वह सुनहरा फूल था जिसे उस आदमी ने पहले त्याग दिया था। लेकिन वह उस आदमी को इतने सारे लोगों के सामने यह कहने नहीं देना चाहती थी, वरना वह बहुत शर्मिंदा हो जाती। इसलिए वह उदास होकर उसके पास चली गई। अप्रत्याशित रूप से उसके पीछे हटने से उस आदमी की दिलचस्पी बढ़ गई। आखिरकार बचपन से ही किसी औरत ने खुद को मना नहीं किया है, लेकिन आखिरकार बात इसी की है। उसे जाना पड़ा। फिर महिला ने भारी सोना उठाया और भविष्य में एक समृद्ध जीवन की कल्पना की। वापस जाते हुए उस आदमी ने दुखी राजकुमार को देखा। वह यह भी जानता था कि वह महिला उसके दिल में बसी है। उसने दावा किया कि उसे महल में वापस न ले जाने का कोई अफसोस नहीं होगा। इससे उसे अपने सामने वाली महिला की अच्छाइयों की भी याद आ गई। उस समय उसकी मां ने दोनों के विवाह का कड़ा विरोध किया था और उसने अपनी मां की छड़ी भी उसके लिए रोक दी थी। इससे उसका दिल भी नरम पड़ गया। इसलिए उसने उस महिला को एक और मौका देने का फैसला किया। वह जल्दी से मुड़ा। महिला पहले ही सुनहरा बगीचा ले जा चुकी थी।
उसने बीजिंग में एक कढ़ाई की कार्यशाला खोलने और एक समृद्ध और स्वतंत्र जीवन जीने की योजना बनाई। युवराज के वापस आने के बाद उसे भी पता चला कि वह महिला वहां नहीं थी, और उसे अपने परिवार से पता चला। उस लड़की को 10,000 टैल सोना मिला और वह बहुत खुश होकर चली गई। मैं गवाही देता हूं कि लड़की मुस्कुराई और अपना मुंह बंद कर लिया। उसे आखिरकार समझ आ गया कि उस महिला के मन में उसके लिए कोई भावनाएं नहीं थीं। इसलिए इस महिला से बदला लेने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी 3 फुट की दूरी पर हैं। तुम्हें उसे मेरे पास लाना होगा। हाँ। अप्रत्याशित रूप से महिला आधी दूरी तक चली गई और उसकी मुलाकात एक घायल छात्र से हुई। छात्र ने बताया कि वह परीक्षा देने बीजिंग जा रहा है, लेकिन लुटेरों ने उसका सारा पैसा लूट लिया। महिला ने तुरंत उसे चांदी का एक थैला दिया। उसने कहा कि अगर वह भविष्य में उसे ज्यादा पैसे देगा तो। विद्वान ने जल्दी से पूछा कि उसे कैसे ढूंढा जाए, और महिला ने कहा कि वह बीजिंग में यू शिवफांग नाम से एक दुकान खोलेगी। लेकिन पड़ोस के सोने के फूल को महिला का दृष्टिकोण समझ नहीं आया। लेकिन महिला हंसी और दावा किया कि यह सिर्फ एक निवेश था। हो सकता है कि विद्वान एक संभावित शेयरधारक हो, लेकिन मुझे कहना होगा कि लोगों को देखने की उसकी नजर अनोखी है। 6 महीने बाद विद्वान वाकई उच्च पद पर था और युवराज भी सफलतापूर्वक सिंहासन पर आसीन हो गया। वह अभी भी महिला की खबर के बारे में पूछताछ कर रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। हर दिन वह सिर्फ महिला के रुमाल पर कशीदाकारी किए गए बादल को ही देख पाता था। उसे न सिर्फ यह याद था कि उसे हमेशा अपने कपड़ों पर बादल कशीदाकारी करना पसंद था, इसका मतलब यह भी था कि पुरुष हमेशा उसे अपने दिल में रखते थे। तुम कहाँ हो? जब तक तुम जिंदा हो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। वह अनजान लड़की बीजिंग में थी और आज उसके भव्य उद्घाटन का दिन था। मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से शादी की अनुमति दूंगा। लेकिन जब उस महिला को यह खबर पता चली तो वह बहुत दुखी हो गई। मैं शादी नहीं करना चाहती, बस अमीर बनना चाहती हूं और मेरे पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए। जैसे ही फूल गिरने की आवाज आई, युवतियों का एक बड़ा समूह दुकान पर आ गया। हर कोई विद्वान के प्रमाण पत्र का पैकेट खरीदना चाहता था। कोई भी दुकान खाली नहीं हुई। मिस जू, क्या इसे अमीर औरत माना जाएगा? ओह, यह कैसी लड़की है, यह कैसी पहचान है, जियांग मियाओ। इस तरह पैसों के लिए वह विद्वान की पत्नी बन गई। दरवाजा भी विद्वान थैली से भरा हुआ है। इससे और अधिक धन आकर्षित होता है, यहां तक कि प्रधानमंत्री की बेटी भी अनजाने में आ गई। देखा जा सकता है कि थैली दुर्लभ नहीं है। वह सम्राट को खुश करने से खुद को रोक नहीं पाती, लेकिन महिला जानती थी कि वह इसे सम्राट को देना चाहती है। इसलिए उसने उसे बेवकूफ बनाने के लिए बादल शब्द वाली एक थैली निकाली। उस पर एक बादल है। मिस हे के अनुसार जब भी सम्राट इस थैली को देखेगा वह उसके बारे में सोचेगा। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि पूरा शहर उसे एक महारानी स्थापित करने के लिए प्रेरित न करे। क्या यह उसके मुंह से निकला बादल नहीं है? वह बस इतना कह सकती है कि वह प्रधानमंत्री की बेटी को बहुत अच्छा महसूस कराती है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पैसे दिए और चली गई। किसने उम्मीद की होगी कि सम्राट बाद में थैली देखेगा? उस क्षण वह समझ गया कि यह उसने कढ़ाई नहीं की है। इसलिए उसने उससे यह पूछने के लिए मजबूर किया कि वह व्यक्ति कहाँ है जिसने इस थैली पर कढ़ाई की थी। और उस महिला की दुकान के दूसरी तरफ एक और विशिष्ट अतिथि था, लेकिन वह भी एक रंगीन लालटेन थी। उसने दावा किया कि अगर वह महिला उसके पीछे पीछे चली आए तो वह हर दिन कढ़ाई की दुकान की देखभाल करने आएगा। महिला का मूड खराब था और वह भागना चाहती थी, लेकिन उसे एक आदमी ने पकड़ लिया। शुक्र है सम्राट समय पर प्रकट हुए और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया।